है। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी लगातार तमाम दबाव बनाकर अपने राज्य के फायदे के लिए बहुत कुछ फायदा ले रही है, लेकिन ये चीजें सिर्फ तभी तक है जब तक दिल्ली की सरकार यानी केंद्र सरकार आसानी से चल रही है। 12-5-17 सांसदों के साथ और उधर एकनाथ शिंदे तैयार बैठे हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद भी वो अपना पदभार नहीं ग्रहण कर रहे हैं। जो विभाग चाहते थे उनको वो विभाग भी नहीं दिया गया, यानी वहां पर जिस तरह से उनको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की गई और नीचे कर भी दिया गया, उन सारी चीजों को लेकर नाराजगी बनी हुई है। 7 सांसद उनके पास है, तो लगभग ये 20 सांसद अगर अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर संकट आना तय माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तय माना जा रहा है समीर जी, और संकट भारतीय जनता पार्टी खुद तैयार कर रही है एक तरीके से देखा जाए। मतलब जिस तरीके से सरकारों को और खासतौर से अपने सहयोगियों को डिस्टर्ब करने की जो बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति पे काम कर रही है। और नीतीश कुमार अब यही समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का 12वीं के बाद हाई स्कूल कराने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो नीतीश कुमार जो है वो चूंकि बहुत खाए खेले हैं और क्लास में आगे बैठकर पढ़े हैं, राजनीति की क्लास में खास तौर से, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि मोदी जी मैं आपसे सीनियर हूँ और आप जब जो थे वो घुटनों पर चला करते थे तब मैं क्लास में आगे बैठ कर पढ़ा करता था, तो अब आप मेरे स्कूल के जूनियर छात्र हैं, तो कम से कम मुझे आप जो है वो हाई स्कूल मतलब इंटर के बाद हाई स्कूल कराने की मत सोचिए। तो ये जो है वो नीतीश कुमार अब तय कर रहे हैं। तो आप देखना ये समीर जी कि ये जो चल रहा है बिहार में, इसका केंद्र की राजनीति पर भी क्या असर पड़ता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे ये तीनों अगर मिल जाते हैं समीर जी, तो केंद्र सरकार का जो है टाटा बाय बाय भी हो जाएगा और बिहार और महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि महज 293 सीटें हैं इस समय एनडीए के पास, गठबंधन के पास 272 चाहिए। अगर उनमें से 20 सीटें इन्हीं लोगों के पास है, कम हो जाती हैं और तेलुगु देशम पार्टी भी अगर छोड़ देती है एनडीए का साथ, तब तो फिर सरकार चली ही जाएगी। लेकिन इन्हीं तीनों दलों की बदौलत अगर ये 3 दल भी साथ छोड़ देते हैं तो संकट में आना तय है सरकार का। लेकिन एक बात और है अमलेंदु जी, इस स्थिति से बचने के लिए ये केंद्र सरकार जरूर करेगी, क्योंकि बिहार में सरकार आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार पर खतरा आएगा तो कोई भी समझौता करने के लिए केंद्र सरकार तैयार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी। क्या केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में जो बीजेपी का बिहार का नेतृत्व भी है वो भी समझौता करने को तैयार होगा, या फिर बीजेपी के अंदर भी उथल पुथल मचेगी इस चीज को लेकर? देखिए समीर जी, एक तो बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल है, दूसरा बिहार में बीजेपी के पास कोई इस तरीके का नेतृत्व नहीं है जो किसी भी तरीके से नीतीश कुमार का या तेजस्वी या लालू का सामना कर सके। पहली बात तो ये, तो इसलिए बिहार के बीजेपी के नेताओं के ना वक्तव्यों का कोई मानी है और ना कोई उनके प्रतिरोध और उनकी आवाज का कोई मतलब है। वरना तो कह रहे थे कि साहब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है, ये तो कहा था खुद अमित शाह ने। तो जो अमित शाह ने बंद कर दिए थे दरवाजे, वो दरवाजे खुल गए, तो अमित शाह की भी कुछ नहीं चल रही है। इसका मतलब बीजेपी में बिहार के मामले में देखा जाए, इसका मतलब साफ साफ है कि नीतीश कुमार अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको कहाँ क्या दाव चलना है और कब किस समय पलटी मारनी है, ये नीतीश कुमार को अच्छी तरीके से मालूम है और नीतीश कुमार उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह की यात्रा के जरिए बिहार का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार उससे और ज्यादा सजग हो गए कि भारतीय जनता पार्टी सारे वो कुकर्म करेगी जो उसने और राज्यों में किए हैं। तो यहाँ नीतीश कुमार उसको किसी भी तरीके से सफल होने देना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोष उन्हीं पे आएगा, दोष उन्हीं पे आएगा। और इससे कमजोर कौन होगा? नीतीश कमजोर होंगे। मजबूत कौन होगी? बीजेपी मजबूत होगी। तो ये साफ तौर पर नीतीश को समझ में आ गया। तो नीतीश कुमार अब अपने आगे की रणनीति देखकर चल रहे हैं। दूसरा उनकी समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का क्या होगा, ये भी है। इधर अरविंद केजरीवाल ने समीर जी जो है एक चिट्ठी जो है वो लिखी है, जो जिला नई दिल्ली का जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो चिट्ठी हम लोग आप देख रहे हैं है इस पे, और उन्होंने इसमें लिखा है कि मैं आपको तत्काल यह कहने के लिए लिख रहा हूं। जी बिल्कुल, वो लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने पत्र में कि मैं आपको तत्काल ये बताने के लिए लिख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो ये चीजें लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, फॉर्म 6 जो मिला हुआ है कि किस तरह से किन किन नामों को जोड़ने के लिए और उनको हटाने के लिए एप्लीकेशन दिए गए हैं, आवेदन दिए गए हैं, उसका जिक्र किया है। यानी अरविंद केजरीवाल बार बार चुनाव आयोग पर, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर धांधली करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि पूरी तैयारी कर चुका है।
बीजेपी के नेताओं की सिफारिश पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, काटे जा रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं। उसका ब्यौरा मांगा है। अब ये देखना है कि चुनाव आयोग उनको क्या इसका जवाब देता है, क्या उसी तरह से दे देता है जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो धांधली के आरोप रहे उनका दे दिया गया, या फिर कुछ और जवाब देता है। लेकिन पहले से ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो कोर्ट में भी घिरा हुआ है, विपक्षी दलों के निशाने पर भी है। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों में आरोप लग रहे हैं वो बड़े गंभीर आरोप हैं और वो साफ दिखा रहे हैं कि ये सारी जो कवायद हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिफारिश पर, उनकी सलाह पर चुनाव आयोग ये सब कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, चुनाव आयोग सब ये कर रहा है और बीजेपी के नेताओं की सिफारिश में कर रहा है। ये सीधा आरोप तो अरविंद केजरीवाल ने लगाया ही है और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि कौन से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, किस तरीके से, वो भी लिस्ट में किन्होंने सिफारिश की ये भी दिखाया जा रहा है। इसका मतलब समीर जी की भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर जो खेल करती है वो खेल पकड़ में आ गए। और अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो हम दिल्ली में नहीं होने देंगे और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोटर लिस्टों में हेराफेरी नहीं करने देंगे, फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं बढ़वाने देंगे, ये उनका कहना है। जी बिल्कुल। इससे पहले शाहदरा सीट का के सारे दस्तावेज दिए गए थे, चुनाव आयोग को पूछा गया था। उसके बाद अब नई दिल्ली सीट के दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहां धांधली के आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। नई दिल्ली वही सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल खुद विधायक हैं, चुनाव वहां से लगातार लड़ते हैं। एक बार सुनते हैं किस तरह के आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और क्या उन्होंने चुनाव आयोग को, जो निर्वाचन अधिकारी को, लिख कर दिया है अपने पत्र में। ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। अच्छा, 15 दिसंबर से आज तक ऑपरेशन लोटस 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से लगभग 20 अगस्त से लेकर 20 ले लिया जाता था, यानी चुनाव हारने के बाद भी जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती थी तो उसके विधायकों को अपने साथ करके और सरकार अपनी बना लेने का तरीका अपनाया गया था, जिसको ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया। ये नए तरह का ऑपरेशन लोटस है जिसका जिक्र कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जी समीर जी, ऑपरेशन लोटस कई तरीके के होते हैं, तो ये एक नए तरीके का ऑपरेशन लोटस है और ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस किस तरीके से सिर्फ विधायकों को खरीदने तक नहीं है, मतदाताओं का भी नाम घटाना और फर्जी मतदाता बढ़ाना, ये काम भी जो ये ऑपरेशन लोटस और इसके जरिए भी सरकारें कब्जाई जा रही हैं। यानी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्टों में हेराफेरी किस तरीके से कर रही है और किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया जो है उसको बाधित कर रही है और किस तरीके से जो निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए उसमें बाधा डाली जा रही है। इसकी तरफ अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और लगातार वो दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी को लिख कर दे रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा आरोप अभी से लगने लग गया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर कैसे उसको नियंत्रित करता है, बीजेपी के पक्ष में कैसे करने की कोशिश करता है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। यही आरोप चुनाव आयोग पर लगातार लग रहे हैं और इसको लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए या फिर लोकसभा चुनाव में भी, और आखिर में कैसे मत प्रतिशत को बढ़ा दिया जाता है, इन सारे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग लगातार निशाने पर है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने की वजह से सरकार भी निशाने पर है। यही नहीं, उन नियमों को भी बदल दिया जा रहा है कि दस्तावेज आपको मतदान के दौरान के दिखाए नहीं जाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। अभी पिछले दिनों जो विधि और न्याय मंत्रालय ने 1961 के नियम में बदलाव कर दिया था, तो सरकार कई चीजों के, कई आरोपों के घेरे में है। विपक्ष के लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं कि कैसे वो संविधान को कमजोर कर रही है, किस तरह से वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, और यही नहीं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह से कमजोर कर रही है। इन सारे आरोपों के बीच सरकार पर एक और बड़ा आरोप ये लगा है कि राजनीतिक विरोधियों का किस तरह से वो अपमान करती है, न सिर्फ उनके जीवित रहने पर बल्कि